नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल विश्व में अलग थलग पड़ता जा रहा है धीरे धीरे, और वह है गाजा स्ट्रिप का मुद्दा। क्योंकि गाजा स्ट्रिप में जिस तरह से कहा जा रहा है कि नरसंहार किया गया है, उससे ना सिर्फ दुनिया भर के विभिन्न देश नाराज हैं, बल्कि अब इजरायली सेना भी नाराज है। क्योंकि इजरायली सेना इस बात को लेकर के कहती नजर आ रही है कि सुरक्षा के जो तमाम जो निर्णय हुआ करते थे वो इजरायली सेना लिया करती थी, लेकिन आजकल केंद्र वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हो गए हैं और उनके द्वारा ही सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। इस वजह से आर्मी पर एक तरीके से देख सकते हैं दुनिया भर से उंगली उठ रहा है इजराइल की आर्मी पर। हालांकि इजराइल की आर्मी के विषय में हमेशा ये कहा जाता है कि बहुत ही अनुशासित आर्मी है। अब इन सब चीजों को लेकर के इजराइल की सेना और नेतन्याहू दोनों आमने सामने आ गए हैं, और स्थिति ये बनता जा रहा है कि कहा जा रहा है विभिन्न एक्सपर्ट के द्वारा कि हो सकता है आने वाले समय में नेतन्याहू को कुर्सी छोड़ना पड़ जाए, यानी कि सरकार गिर सकती है। वैसे भी देखेंगे नेतन्याहू की स्थिति, इस बार की जो गवर्नमेंट है उनकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, आंतरिक कलह का वो सामना कर रहे हैं। और खास करके हाल ही में जो गाजा युद्ध हुआ है, इसके निर्णय को लेकर के तो निश्चित तौर पर एक गंभीर मतभेद सेना और नेतन्याहू सरकार में देखने को मिला है। अब आगे चल के क्या होता है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, क्या क्या इसके आयाम हो सकते हैं। और इसके में अगर आप देखेंगे ना, तो गाजा स्ट्रिप में ट्रंप के द्वारा दिया गया जो एक प्लान है, जिसमें कहा गया कि 20 लाख लोगों को हम विस्थापित कर देंगे गाजा से, और उसके बाद गाजा में दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आएगा, फिर नए तरीके से बनाएंगे, वह कहीं ना कहीं समस्या बनकर के उभरेगा। यहां पर आएंगे उन सब चीजों पर। उससे पहले यहां पर एक सूचना आपके लिए है। संस्कृति आईएएस के द्वारा मिड सितंबर ऑफर आपको दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 18 से 22 सितंबर तक है। अब इस वहां पर देखेंगे ऑप्शनल कोर्स की चर्चा की जाए तो ये ऑनलाइन है। 2 विषय, एक ज्योग्राफी और दूसरा हिस्ट्री, दोनों के फी में आप देखेंगे मोर देन 60% का ऑफ देखने को मिलेगा। और इसमें अगर देखा जाए, विशेष जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124, या फिर sanskritIAS.com, जो कि संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर भी विजिट करके आप ये तमाम जानकारी ले सकते हैं, और उसके बाद जो है अपने मनचाहे कोर्स में आप नामांकन भी करा सकते हैं। अब यहाँ पर प्रमुख बिंदु क्या क्या रहा है, किस तरह की स्थिति अभी घटित हो रही है यहाँ पर इजराइल में, उस बात को समझिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गाजा स्ट्रिप को लेकर के सारा इशू फंसता जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से वहां से विस्थापन करने की बातें की जा रही है, भुखमरी की बातें की जा रही है, इस वजह से इजराइल के जो मित्र राष्ट्र हैं वह भी इजराइल का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आप जानते हैं कि यूएन में हाल ही में एक प्रस्ताव आया था, वो फ्रांस के द्वारा लाया गया था, और फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, यहां तक कि भारत ने भी 140 देशों ने उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। और प्रस्ताव क्या था, यानी कि ये तमाम देश इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि फलस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे दी जाए, यानी कि द्वि राष्ट्र सिद्धांत की बात की जा रही है, जो कि भारत पहले से भी मानता रहा। क्योंकि भारत, आप जानते हैं, फलस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर पहले से ही मान्यता देता रहा, इसलिए भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। कुल मिलाकर के आप यह कह सकते हैं कि इजराइल दुनिया भर में अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही बात इजराइल की सेना कह रही है सरकार से कि आपकी नीतियों के वजह से, आपके जो अनाप शनाप तरीके हैं, इसके वजह से सेना पर उंगली उठना शुरू हो गया है। तो निर्णय निर्माण का केंद्रीकरण होता जा रहा है। और इजराइल की जो एक इंस्टीट्यूट है, डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, उसके अनुसार यह कहा गया है कि अभी के जो सभी राष्ट्रीय निर्णय लिए जाते हैं वो लगभग प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर ही केंद्रित है। गठबंधन सरकार जो है कट्टरपंथी दलों पर निर्भर है, जिससे नीतिगत अस्थिरता देश में पनपती जा रही है, और सैन्य नेतृत्व की असहमति इसी वजह से होता जा रहा है। क्योंकि देखिए, पहले से भी ये कहा गया, इजराइल की सेना ये कहती नजर आई कि गाजा सिटी पर अस्थायी कब्जा ना किया जाए, लेकिन यहां पर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो नेतन्याहू उस बात को नहीं मानते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद कतर पर अभी हमला हुआ, आप ये जानते हैं, अभी इजराइल ने किया। इस बात को लेकर के भी इजराइल की सेना नाराज है कि कतर पर हमला हम नहीं करना चाहते थे, हम इस चीज को लेकर के सहमत नहीं थे, फिर इस युद्ध को क्यों बढ़ाया गया, एक और कंट्री को आपने युद्ध में शामिल कर लिया। बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम पर सरकार की और निर्णयकारी नीति ने मतभेद को और बढ़ा दिया है। क्योंकि सेना चाह रही है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जितने भी बंधक हैं उसको छुड़ा लिया जाए, लेकिन नेतन्याहू लगातार उस चीज को लेकर के ये कहते नजर आ रहे हैं कि गाजा पे हम पूरी तरह से कब्जा करेंगे। और इस वजह से क्या हो रहा है कि हमास के साथ स्थिति और खराब होता जा रहा है। और सहमति की पृष्ठभूमि अगर तैयार देखेंगे तो उसमें से कुल मिलाकर के लंबे समय से राष्ट्रीय निर्माण को लेकर के या निर्णय को लेकर के बात करेंगे, उसका केंद्र नेतन्याहू का होना,
उससे भी अहम कि जो गठबंधन में पार्टियां हैं सरकार में, वह दक्षिणपंथी लोग हैं। और वो पूरी तरह से अगर देखेंगे, जब से सरकार बना है तो वो न्यायिक सुधार, धार्मिक समूह की मांग और जो हिंसात्मक गतिविधि है, इन सब चीजों को लेकर के अलग मत रखते हैं। और इस वजह से सेना के साथ गहरा मतभेद होता जा रहा है। वर्तमान संकट की तुलना, आपको ध्यान होगा, 1967 में एक युद्ध हुआ था। मैंने जब आज से 3-4 दिन पहले इजराइल पर एक विस्तृत लेक्चर आपका लिया था, उसमें मैंने 6 दिवसीय युद्ध की चर्चा किया था जो 1967 में चला था। और वर्तमान संकट की तुलना फिर से यही की जा रही है। इजराइल की सेना का कहना है कि ये 1967 में आप धकेल रहे हैं इजराइल को, कि वो जो 6 दिन का भयानक युद्ध चला था, इजराइल पिछले 2 साल से उसी में लगा हुआ है। तो राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, हम जो इससे आगे बढ़ सकते थे, जो हमारी इकोनॉमी है, दुनिया भर के जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, वो भी हमसे दूर जा रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर के सेना ये समझ रही है कि सरकार की प्राथमिकताएं अलग हो चुका है। और सेना और सरकार की प्राथमिकताएं अलग होने की वजह से बहुत तरह की असहमति बनती जा रही है। असहमति के प्रमुख मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय और बेन गविर की नीतियां। अब ये क्या है? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा बल यानी कि नेशनल गार्ड की स्थापना का प्रस्ताव आया। यह सीधे मंत्री को रिपोर्ट करेगा और कहा गया कि सेना और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सुरक्षा आपदा के लेकर बात की जाएगी। फलस्तीनी कैदियों के खिलाफ कठोर कदमों पर भी मतभेद है सेना के साथ सरकार का। पुलिस आयुक्त और बेन गवीर के बीच टकराव ने सेना और पुलिस की स्वतंत्रता को भी एक नया बहस दे दिया है इजराइल में। तो आप देखेंगे कि कई एजेंसियां वहां पर टकराती हुई नजर आ रही है और सरकार इन सब चीजों को सही से हैंडल नहीं कर पा रही है। और कुल मिलाकर के नेतन्याहू पर यह भी आरोप लगता नजर आ रहा है कि ट्रंप के तरफ से जो भी डिसीजन इनको दिया जाता है, ये आंख मूंद करके उस पर फॉलो करना शुरू करते हैं। यानी कि फिर जो इजराइल की अपनी कंडीशन है, अभी हाल ही में कहा ना, इजराइल के एक जो पूर्व एक्सपर्ट हैं रिसर्च का, जो सरकार में पहले शामिल हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि भाई आपको भारत से सीखना चाहिए। भारत अमेरिका के सामने 50% टैरिफ पर नहीं झुका, तो फिर आप क्यों आंख मूंद करके अमेरिका पर हर चीज के लिए भरोसा कर लेते हैं, है ना? हमें एक स्वाभिमानी राष्ट्र भी तो बनना है। और इजराइल के विषय में हमेशा कहा जाता है, इसलिए मैंने कहा इजराइल की सेना बहुत ही स्वाभिमान प्रिय सेना है और अनुशासित सेना है। लेकिन उस सेना को लगातार अगर लगता है कि ये जो हमारा डिसीजन आ रहा है वो अमेरिका से आ रहा है, तो निश्चित तौर पर उस सेना में नाराजगी बढ़ेगी। और लंबे समय तक किसी भी सेना को आप युद्ध में झोंके हुए नहीं रख सकते, जो कि इजराइल में हो रहा है। 2 साल से आगे बढ़ गया है। पश्चिमी तट की स्थिति को लेकर के भी हुआ है कि वहां पर बसने वाली जो हिंसा है और जिस तरह से जो सुरक्षा एजेंसियों की चिंता है, वो लगातार वहां बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि सरकार बचने वालों की हिंसा को रोकने में बाधा डाल रही है और सेना, और इस वजह से वहां पर जो वित्त मंत्री हैं उनके बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। न्यायिक सुधार को लेकर के भी लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरह से कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ी है, नेतन्याहू सारी शक्तियों को केंद्रित कर लिए हैं, न्यायपालिका धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और आरक्षित बलों में सेवा देने से इनकार की प्रवृत्ति भी उनकी बढ़ी है और यहां तक कि वायुसेना और विशेष इकाइयों में भी विद्रोह शुरू हो गया है। इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो इजराइल को चेतावनी दिया गया है और इजराइल के रक्षा मंत्री के द्वारा यह चेतावनी दिया गया है कि इस कंडीशन में इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर हो रही है। यहां पर एक बात, इस बात को लेकर भी करेंगे, सैन्य भर्ती कानून को लेकर के। अब देखिए, सैन्य भर्ती कानून की जो बात की जाएगी इजराइल में, उस बात को लेकर भी कुछ चीजें कही गई है, जैसे कि हरेदीम यानी कि अति रूढ़िवादी यहूदी जो हैं उसको हरेदीम कहा जाता है। देखिए, इजराइल आप जानते हैं कि एक ऐसा देश है जहां पर यहूदी बहुल लोग हैं, यहूदियों का देश वो है। लेकिन यहूदियों में भी जो काफी कट्टर यहूदियों हैं उनको हरेदीम कहा जाता है। इसको छूट देने के प्रस्ताव का भी यहां पर बात किया गया है और कहा गया है कि इससे सेना में भर्ती और आरक्षित बलों की विश्वसनीयता घटती हुई नजर आएगी। और इन सब का प्रभाव क्या हो सकता है असहमति का? सबसे पहले कहा जा रहा है कि घरेलू प्रभाव की अगर बात करेंगे तो सेना की छवि प्रभावित होती है। संस्था, जो देखिए कहा जाता है कि जो संस्था समाज को जोड़ती है, अब वो विभाजन का प्रतीक बन रही है। और इजराइल की सेना को लेकर के मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही स्वाभिमानी, बहुत मजबूत सेना मानी जाती है। सेना को अब ये चीजें पसंद नहीं आ रहा है। नैतिक और मनोवैज्ञानिक संकट तो है ही, क्योंकि आप लंबे समय तक सेना को कब तक युद्ध में धकेल सकते। धर्मनिरपेक्ष राज्य की कमजोर छवि हो रही है। सरकार का झुकाव धार्मिक और दक्षिणपंथी समूहों की हो रहा है, क्योंकि सरकार में धूर दक्षिणपंथी लोग शामिल हैं। वो सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दबाव डाल रहे हैं और उनके दबाव में ये कदम यहां पर लिए जा रहे हैं जो कि सेना को पसंद नहीं आ रहा है।
संस्थागत प्रभाव क्या हो सकता है? न्यायिक सुधार इजराइल में लंबे समय से डिमांड में है, लेकिन कहा जा रहा है कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका की सर्वोच्चता बढ़ती जा रही है। यानी कि जो वो कहते हैं ना, सेपरेशन ऑफ पावर की फिलॉसफी, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, उसको लेकर के बातें की जा रही है। तो कुल मिलाकर के सेना की स्वतंत्रता पर ही खतरा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में देखें तो पश्चिमी देशों में इजराइल की लोकतांत्रिक छवि पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। और जिस तरह से अभी हाल ही में यूएन में फ्रांस के द्वारा प्रस्ताव लाया गया और उस पर किस तरह से ब्रिटेन, स्पेन, इटली सबने अपना पक्ष रखा, समर्थन में आए कि फलस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा दे दिया जाए, निश्चित तौर पर इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि इजराइल अगर इस चीज़ों को पहले से संभाल लिया होता तो शायद पश्चिमी देश, यूरोपीय देश फलस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के लिए आगे आते ही नहीं। जितने भी विरोधी शक्तियां, आप ईरान से भी उलझे, हिजबुल्लाह से भी उलझे, हमास से भी उलझे, यमन में एक जो हुती ग्रुप है उससे भी इजराइल उलझा, तो कुल मिलाकर के ये सभी एक साथ इजराइल पर टूट पड़े। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इससे इजराइल की सेना की छवि ही प्रभावित हुआ है। भारत का एंगल इसमें क्या हो सकता है, इस बात को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इजराइल हमारा मित्र राष्ट्र है और इजराइल पर कोई भी प्रभाव पड़ता है तो निश्चित तौर पर भारत से अछूता नहीं रहेगा। देखिए, इजराइल और भारत के बीच निश्चित तौर पर गहरा जो संबंध है वह केवल पीपल टू पीपल कनेक्शन तक नहीं है, बल्कि एक तरह से हमारा व्यापारिक साझेदार भी है। चाहे वो ड्रोन हो, मिसाइल डिफेंस हो, साइबर टेक्नोलॉजी हो, सब में हमारी निश्चित तौर पर जो है एक सहयोगात्मक संबंध रहा है। और अगर इजराइल लंबे समय तक अस्थिर रहता है तो पश्चिम एशिया की सुरक्षा के साथ साथ भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम एशिया से भारत अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करता है और इजराइल के साथ विभिन्न संबंधों को भारत आगे बढ़ाता है, जिसमें डिफेंस वगैरह भी है। तो निश्चित तौर पर पश्चिम एशिया इन्वॉल्व है तो भारत की ऊर्जा जरूरत पर प्रभाव पड़ेगा। इजराइल इन्वॉल्व है तो इजराइल के साथ जो एग्रीकल्चर या सिंचाई के प्रबंध या फिर डिफेंस सेक्टर के लिए हमने जो समझौता किया है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो भारत को बहुत संतुलित कूटनीति अपनानी होगी, जैसा कि यूएन में भारत ने फिलहाल इस प्रस्ताव के साथ किया जिसमें फलस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने की बात आई, तो भारत ने उसने समर्थन दिया और भारत ने अपनी पुरानी फिलॉसफी ही दोहराई कि हम द्वि राष्ट्र सिद्धांत के साथ हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि सहअस्तित्व हो, इजराइल भी आगे बढ़े और फलस्तीन भी एक राष्ट्र के तौर पर यहां रहे। संस्थागत प्रभाव को लेकर के भी यही बातें की जा रही है कि समय के साथ अगर इन सब चीजों पर काम नहीं किया जाता है तो भविष्य जो है, संभावित भविष्य है, उसमें इजराइल में बहुत बड़े स्तर पर जो है वह विद्रोह संभव हो सकता है। सेना और सरकार के बीच जो है संस्थागत संतुलन इसीलिए आवश्यक अब हो गया है। न्यायिक सुधार हो जाए या फिर भर्ती कानून हो, यदि इस पर सहमति नहीं बनती है तो घरेलू विभाजन और गहरा हो सकता है। जो इजराइल ये कोशिश कर रहा है कि गाजा पट्टी पर पूरी तरह से नियंत्रण ले ले, हमास को खत्म करके, ऐसा ना हो जाए कि इजराइल के अस्तित्व पर फिर से एक बार प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए। तो यही सब चीजें की जा रही है और क्षेत्रीय स्थिति भी अब संभलनी चाहिए, लगातार ये कोशिश की जा रही है। और कुल मिलाकर के इजरायली सेना का वही बातें कि आप दूसरे देशों के सह पर, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पर कहीं न कहीं निशाना है कि उनके सह पर इजराइल को बहुत आगे नहीं ले जा सकते। इजराइल अपने आप में एक संप्रभु राष्ट्र है, तो निश्चित तौर पर हमारे जो निर्णय होने चाहिए वो हमारे देश के लोगों के आधार पर होने चाहिए। यही सब बातें यहां पर कही जा रही है। अब देखिए, आने वाले समय में ये पता चल पाएगा कि इजराइल के सेना और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच ये मतभेद और कितना गहरा होता है। क्या एक और नए देश में उसकी सरकार पर एक तरह से संकट उत्पन्न होगा? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि इजराइल की सेना सरकार को कंट्रोल में ले ले और सत्ता से बेदखल करके, तख्ता पलट करके सेना सरकार में आ जाए? ये सब देखना पड़ेगा, समय के साथ क्या होता है फिर उस पर बात करेंगे। यहाँ पर एक संभावित प्रश्न है, हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टों के अनुसार इजरायली सरकार और सेना के बीच मुख्य मतभेद किस मुद्दे पर उभरे? यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। जो हाल ही में ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की बात की गई है, यानी कि आज जिस चीज को लेकर के चर्चा किया है हमने, उसके आधार पर आपको ये जवाब देना है। जो भी आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताते चलिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।